नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पीछे वाली क्लास में हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उनसे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना और पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया है। देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लिखे गए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन की यदि बात करें तो नंबर 1 क्वेश्चन है फुफ्फुसों की जैव क्षमता, अर्थात कितनी मात्रा में जो आपके लंग्स होते हैं वो फैल सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं और कितनी मात्रा में गैसों को अपने में समायोजित कर सकते हैं। उस जैव क्षमता का निर्धारण किस यंत्र के द्वारा, यहाँ पे यंत्र का नाम पूछा गया है कि किसके द्वारा इसका मापन किया जाएगा या निर्धारण किस यंत्र के द्वारा किया जाएगा। तो आपके सामने नंबर 1 पे है हीमोसाइटोमीटर, नंबर 2 पे बात करें शैली हीमोसाइटोमीटर और नंबर 3 पे यदि हम बात करें तो वो है आपके सामने स्पाइरोमीटर और नंबर 4 पे है उपयुक्त सभी। तो देखिए आपका जो आंसर बन जाएगा वो है स्पाइरोमीटर। जब हम थ्योरी के रूप में पढ़ रहे थे उस समय भी हम लोगों ने चर्चा की थी फुफ्फुसों की फैलने की क्षमता का निर्धारण या जैव आयतन संबंधित जो निर्धारण होता है वो कौन से यंत्र के द्वारा। तो यंत्र का नाम मैंने उस समय भी लिखवाया था आप लोगों को, स्पाइरोमीटर के द्वारा। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें शैली हीमोसाइटोमीटर तो ये हीमोग्लोबिन का मापन करता है। किसका मापन करता है? हीमोग्लोबिन का मापन करता है। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखता हूँ शैली हीमोसाइटोमीटर के द्वारा किसका मापन? हीमोग्लोबिन का मापन। ठीक है। हीमोसाइटोमीटर की बात करें तो ये ब्लड कार्पल्स, रुधिर, इन सभी का मापन किया जाता है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। ठीक है। देखिए हिम होता है वो आयरन से मिलके बना होता है, ये रक्त का ही भाग होता है, रक्त को रेड रंग प्रदान करता है, इसलिए केवल हीमोसाइटोमीटर तो रक्त का मापन करेगा। शैली यहाँ पे जुड़ गया तो वो हीमोग्लोबिन का मापन करेगा। एक छोटी सी लाइन आप लोगों के सामने है, हीमोग्लोबिन जो एक व्यक्ति में होता है वो कितना होता है तो हम बात करेंगे 12 से 16 ग्राम होता है ये, और 100 मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर प्रति 100 मिलीलीटर में 12 से 16 ग्राम मात्रा पाई जाती है किसकी? हीमोग्लोबिन की। तो नंबर 1 क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। जैव क्षमता का निर्धारण कौन से यंत्र के द्वारा? स्पाइरोमीटर के द्वारा। नंबर 2 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी मैंने आपको उस समय करवा दिया था और परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। श्वास नली वक्ष गुहा में अर्थात आपके चेस्ट में प्रवेश करके कौन से नंबर की कशेरुका से विभक्त हो जाती है, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी हम लोग बोलते हैं कशेरुदंड जो है, उस कशेरुदंड के कौन से भाग से यानी कौन से नंबर की कशेरुका से ये श्वास नली दाईं और बाईं श्वसनिकाओं में बट जाती है। यदि चित्र के माध्यम से छोटा सा भाग देखें तो ध्यान देना, यहाँ पे ये श्वास नली आप लोगों को बताई थी और ये दायां भाग और ये बायां भाग दोनों आपस में डिवाइड हो गई थी, ये डायफ्राम। तो ये यहाँ से कौन से भाग से? तो ये भाग नंबर कितना था? 5। तो 5वीं कशेरुका से आपके जो श्वास नली है दाएं और बाएं श्वसनिकाओं में बट जाती है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? नंबर 2। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया कि 5वीं कशेरुका से श्वास नली दाएं भाग और बाएं भाग की श्वसनिकाओं में बट जाती है। स्टार पहले ही मैंने यहाँ पे बता दिया है, ये आपके मस्तिष्क में भी आएगा ये प्रश्न। जब हम ब्रेन को पढ़ेंगे उस समय भी ये प्रश्न आएगा। मानव के पोन्स में स्थित कौन सा केंद्र निश्वसन, मैंने आपको इस निश्वसन को अंडरलाइन किया है,
इस निश्वसन का मतलब होता है कि जब हम श्वास अंदर की ओर लेते हैं, जब श्वास अंदर की ओर लेते हैं तो उसको बोलते हैं निश्वसन। और निश्वसन को धीमा करने का काम कौन सा करता है, कौन सा सेंटर करता है? तो यहाँ पे आपके नंबर 1 पे है न्यूमेटिक सेंटर, श्वास केंद्र, सेरेबेलम और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा न्यूमेटिक सेंटर। तो यहाँ इस निश्वसन क्रिया को धीमा कौन करता है? न्यूमेटिक सेंटर। तो आपका आंसर बन गया ए, न्यूमेटिक सेंटर। देखिए ये सेरेबेलम है, इसको अनुमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। ये तो ब्रेन में है, तो ये तो अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग कार्य करता है। श्वास केंद्र, श्वास केंद्र तो पूरा भाग होता है, लेकिन इसका जो माइनरी भाग होता है वो कौन सा भाग था? न्यूमेटिक सेंटर। यदि न्यूमेटिक सेंटर यहाँ पे नहीं होता ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या बन जाता? श्वास केंद्र आपका आंसर बन जाता। नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे, मानव के फेफड़े किस आवरण से ढके होते हैं? तो इस प्रकार से हमने ये लंग्स के बारे में पढ़ा था। ये लंग्स फेफड़े होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इन पे एक आवरण पाया जाता है, मैंने कहा था बाहर की ओर और अंदर की ओर पेराइटल और विसरल परतें होती है। तो ये जो परतें होती है ये फुफ्फुसीय आवरण से बनी होती है। उस आवरण का नाम है प्लूरा। क्या बोलते हैं उसको? प्लूरा। इसे प्लूरा को ही बोला जाता है फुफ्फुस आवरण। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? फुफ्फुस आवरण। तो यहाँ पे आपका आंसर बन गया कि वो प्लूरा से ढके हुए होते हैं, फुफ्फुसीय आवरण से ढके होते हैं। जबकि 2 की आंसर की बात की जाए, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, तो ये तो एक जो सेल होती है उसकी परतें होती है, एक सेल की परतें होती है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। तो आपके 4 नंबर का आंसर हो गया फुफ्फुस आवरण। इसको बोलते हैं प्लूरा। तो यहां लिख देता हूं मैं इसको प्लूरा। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में लिखा है HB, और HB का पूरा नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? श्वसन केंद्र, नंबर 1 पे ऑप्शन दे रखा है श्वसन केंद्र, नंबर 2 पे श्वसन वर्णक, नंबर 3 पे कार्बोहाइड्रेट, नंबर 4 पे प्रजनन वर्णक। तो देखिए प्रजनन वर्णक तो है नहीं, कार्बोहाइड्रेट है नहीं कि हीमोग्लोबिन से हमें एनर्जी मिलती है, श्वास केंद्र ये है नहीं कि यहाँ पे श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है, ये एक क्या है? श्वसन वर्णक यानी श्वसन पिगमेंट है, रेस्पायरेशन पिगमेंट है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूं रेस्पायरेशन पिगमेंट, पिगमेंट। तो ये है एक श्वसन वर्णक। ये क्या है? हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक। देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन की विशेषता, एक छोटी सी विशेषता है। हीमोग्लोबिन जो है ये हीम और ग्लोबिन से मिलके बना होता है। इसमें हीम तो एक तत्व आयरन के रूप में होता है और ग्लोबिन प्रोटीन के रूप में होती है। इस हीम का स्टोरेज कर लिया जाता है लीवर में, और ग्लोबिन जो होती है ये वर्णकों में टूट जाती, पिगमेंटों में टूट जाती है, जिससे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक का निर्माण होता है। आगे के प्रश्न में हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला जो प्रश्न है वो है श्वसन क्रिया की सबसे छोटी इकाई। यानी हम जब श्वास लेते हैं तो हमारी बॉडी में वो माइनर ऑर्गन्स कौन सा है जिसमें जाके ऑक्सीजन समायोजित हो जाती है। तो हम लोग जब डायग्राम से पढ़ रहे थे उस समय हमें बताया गया था कि ये श्वसनिकाएं होती है, श्वसनिकाएं हो गई, और ये माइनर रूप में देखें तो यहाँ पे ये एयर चेम्बर, यहाँ पे वायु कूपिकाएं पाई जाती है। इन वायु कूपिकाओं में ब्लड केशिकाएं पाई जाती है और इन ब्लड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो इस हीमोग्लोबिन में आके समायोजित होती थी ऑक्सीजन यानी एयर चेम्बर। तो इसका आंसर बन गया आपका
वायुकूपिका। आंसर कौन सा बना? वायुकूपिका। वायुकूपिका, वायुकूपिका को बोलते हैं एयर चेम्बर, वायु कोष भी बोल सकते हैं, और इस एयर चेम्बर को ही बोला जाता है एलवोइली। एलवोइली। तो एलवोइली श्वसन क्रिया की सबसे छोटी इकाई है। इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 7 का कि अस्थमा या दमा श्वसन से संबंधित विकार है, बीमारी है। अस्थमा या दमा का कारण है, कौन सा कारण है कि लोगों में अस्थमा हो जाता है? इस अस्थमा को बोलते हैं दमा, जो सांस लेने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पे नंबर 1 ट्रेकिया का संक्रमण, श्वास नली जो होती है, श्वास नली जो होती है उसमें संक्रमण हो जाता है। नंबर 2 में लंग्स यानी जो आपके फुफ्फुस होते हैं उसमें संक्रमण होने की वजह से होता है। नंबर 3 पे है कि जो फुफ्फुस पे आवरण पाया जाता है उस आवरण में संक्रमण हो जाने की वजह से होता है। प्लूरल गुहा में रक्तस्राव से होता है। या नंबर 4 का ऑप्शन आपका ब्रेनकिल पेशियों का संक्रमण। तो आपका आंसर इसमें से होगा नंबर 4 ब्रेनकिल पेशियों का संक्रमण। देखिए लंग्स के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि वायु कोशिका, वायु जो चेम्बर पाए जाते हैं, एयर सेक पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं ब्रेनकिल पेशियों। ब्रेनकिल पेशियां बोलते हैं। इनमें क्या होता है? संक्रमण। जब संक्रमण इनमें होता है तो व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई होती है और उसको बोलते हैं अस्थमा। तो आपका आंसर कौन सा बन गया? ब्रेनकिल पेशियों का संक्रमण। ठीक है, ब्रेनकिल को यहां हिंदी में लिख देता हूं, श्वसनी काओं का संक्रमण। नंबर 8 प्रश्न की ओर देखिए। ऑक्सीजन व CO2, O2 व CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये तो सीधा साधा आपका प्रश्न है। ये रक्त के माध्यम से होता है। पूरे शरीर में इन दोनों का जो परिवहन होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, ये किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। तो ये आपका आंसर हो गया रक्त के द्वारा। इंपोर्टेंट प्रश्न फिर से आप लोगों के लिए, मैंने पीछे भी ये बताया था, नोट लगा के भी बताया था। मानव की श्वसन क्रिया में सहायक भाग कौन कौन से होते हैं? यदि ये 2 भाग नहीं होते तो श्वसन क्रिया नहीं होती। उस समय हम पढ़ रहे थे थ्योरी में कि यदि डायफ्राम नहीं होता तो क्या श्वसन क्रिया पूर्ण होती? तो उस समय हमने पढ़ा था नहीं होती। क्या फेफड़ों में अपने आप फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती थी? उस समय भी हमने पढ़ा था कि नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वहां पे डायफ्राम नहीं था, इसलिए उनमें स्वयं फैलने की कोई क्षमता नहीं होती थी। तो देखिए यहाँ पे श्वसन क्रिया के लिए उत्तरदायी आवश्यक जो सहायक अंगों की बात की गई है, वो एक तो आपका कौन सा बन गया? डायफ्राम। यानी यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं चित्र के माध्यम से। ये दोनों ओर की हम लोग लंग्स बनाते हैं, ऐसे ही पढ़ा था हमने लंग्स के बारे में। ये दोनों ओर के लंग्स हो गए, इनके बीच में ये डायफ्राम जो होता है ये चपटा होता था, तो चेस्ट भाग ऊपर आता था और फेफड़े फैल जाते थे। तो सहायक हो गया श्वसन क्रिया में। नंबर 2 की बात करें, अंतराप्रसूक पेशियां। मैंने कहा था कि ये इस प्रकार से समायोजित होती है पेशियां, ये आपस में जुड़ी हुई होती है। इनकी संख्या होती है 11। ठीक है, पसलियों की जो संख्या होती है उससे 1 कम संख्या होती है अंतराप्रसूक पेशियों की। तो ये भी श्वसन क्रिया में क्या है? सहायक। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही। आपका आंसर क्या बन जाएगा? दोनों ही। इन दोनों के बिना श्वसन क्रिया नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में लिखा है कि ये काफी बार प्रश्न आ भी चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपके राजस्थान पुलिस का एग्जाम है उसमें कि मानव में श्वसन की दर होती है, मानव में श्वसन की दर होती है। तो इसको याद करने का हम सीधा सा तरीका यही लिखते हैं कि 1 मिनट में, कभी कभार तो बोल देते हैं कि 1 मिनट में 72 बार होती है, तो वो तो हार्ट की हार्ट बीट होती है 1 मिनट में 72 बार।
लेकिन यदि सामान्य रूप से हम देखें श्वसन क्रिया, तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा मैंने बताई थी वही क्या होती है, इसमें श्वसन दर होती है। तो 12 से 16 बार प्रति मिनट में, यानी 1 मिनट में 12 से 16 के बीच हम श्वास क्रिया करते हैं। तो एक मानव में श्वसन की दर होती है 12 से 16 प्रति मिनट। यहाँ जो मी लिखा है, डॉट लगा रखा है, इसका अर्थ है मिनट से। ठीक है, इस प्रकार ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना जो स्टार मैंने बनाई है, 2-3 प्रश्नों 4 प्रश्न हो गए पीछे 4 नंबर पे, यहाँ पे 7 और 9 और 10। देखिए ये अस्थमा यहाँ पूछ सकता है कि ये क्या है, तो ये श्वसन संबंधी विकार है, उससे संबंधित रोग है। तो ये भी आप लोगों को पता रखना है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी हल करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।